मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडी विद डॉक्टर श्याम जहांगीर में। आज हम हमारा जो ब्लड ग्रुप वाला टॉपिक है उसका आखिरी सेशन लेने जा रहे हैं दोस्तों। इसी के साथ आपका ब्लड ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं ब्लड ग्रुप वाला हमारा टॉपिक। और दोस्तों, आप लोग क्लास को शेयर जरूर किया कीजिए ताकि लोग जो है ज्यादा से ज्यादा अपने से जुड़ सके, है ना। ये तो इतना सहयोग तो आपको मेरा करना ही है मित्रों। ठीक है, चलिए अपन क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप। अभी तक हमने ब्लड के बारे में सारी जानकारियां जो है जुटा ली है। आज बात करेंगे ब्लड ग्रुप की। देखो दोस्तों, सामान्यतः 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप की बात होगी, आप हमेशा देखेंगे। एक तो है ए, एक होगा बी, एक होगा ए बी और एक होगा ओ। आप देखेंगे कि इन 4 ब्लड ग्रुप के बारे में ही ज्यादातर बात होती है क्योंकि मोस्ट कॉमन यही है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको क्या करना है कि ये जो ब्लड ग्रुप है ये किसने खोजे। सबसे पहले हमें ये देखना है कि किसने खोजे हैं। यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ए, बी और ए बी, इनको खोजा था कार्ल लैंडस्टीनर नाम के वैज्ञानिक ने 1901 में। इस वैज्ञानिक का नाम आपको अच्छे से दिमाग में रखना है। किसने खोजा भाई? खोज करता है कार्ल लैंडस्टीनर। इसके साथ आपको ईयर भी याद रखना है 1901। ठीक है भाई, अलग अलग ईयर लिखा रहता है अलग अलग बुक में, आपको पूरे विश्वास के साथ 1901 याद रखना है। ठीक है, लेकिन यहां पर एक ब्लड ग्रुप ऐसा है, यहां ए बी नहीं दोस्तों, ओ लिखना है यहां पर। ये वाला जो है ना, ये है ओ। ठीक, ए बी को थोड़ा अलग से किसी ने इसकी खोज की। उस वैज्ञानिक का नाम था दोस्तों स्टर्ली व डी कैस्टलो। इन्होंने भी 1901 में ही इसे खोजा। ठीक है, स्टर्ली व डी कैस्टलो नाम के वैज्ञानिकों ने ए बी ब्लड ग्रुप की खोज की और ए बी और ओ ब्लड ग्रुप की खोज की कार्ल लैंडस्टीनर ने। इतना ध्यान में रहेगा आपको। आगे चलते हैं दोस्तों, देखिए यहां एक चीज ध्यान रखिए कि ये जो अलग अलग लोगों पर अलग अलग टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, इसका कारण एक विशिष्ट पदार्थ है जिसका नाम एंटीजन है दोस्तों। हमारे रक्त में 2 प्रकार के विशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं। 2 प्रकार के विशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं भाई? देखिए, एक है दोस्तों एंटीजन। एक का नाम क्या है? एंटीजन। और दूसरे का नाम क्या है? एंटीबॉडी। ठीक है, दूसरे का नाम क्या है दोस्तों? एंटीबॉडी। अब ये जो एंटीजन होते हैं ना, ये सदैव आरबीसी की सरफेस पे रहते हैं, याद रखना है। डब्ल्यूबीसी की सरफेस पे भी कुछ एंटीजन होते हैं, लेकिन हमारे ब्लड ग्रुपिंग के मामले में वो कोई काम के नहीं होते हैं। लेकिन हमें ये याद रखना है कि एंटीजन कहां पाया जाएगा दोस्तों? एंटीजन पाया जाएगा आरबीसी की सतह पर। आरबीसी आप जानते ही हैं क्या होता है, आरबीसी की सतह पर। और 2 एंटीजन होते हैं, एक तो एंटीजन ए होता है और दूसरा एंटीजन बी होता है। ठीक है भाई, ये ध्यान रखिएगा, एंटीजन ए और एंटीजन बी। अब ये एंटीजन होते हैं ना दोस्तों, ये बने रहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन से। किससे बनते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। ये भी याद रखिए, ये प्योर प्रोटीन नहीं है। ग्लाइकोप्रोटीन में लिपिड भी होता है, थोड़ा कार्बोहाइड्रेट भी होता है, तो ये प्योर प्रोटीन नहीं है। फिर देखिए एंटीबॉडी। एंटीबॉडी मिलते हैं दोस्तों रक्त प्लाज्मा में। कहां मिलते हैं? रक्त प्लाज्मा में। याद रखना है कहां मिलते हैं? रक्त प्लाज्मा में। बने किससे रहते हैं?
इम्यूनोग्लोबुलिन से। किससे बनते हैं दोस्तों? ये एक प्योर प्रोटीन से बनते हैं जिसका नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन्स। क्या नाम है दोस्तों? इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ठीक है, पूरा नाम है गामा इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ये प्योर प्रोटीन है। कोई पूछे कि एंटीजन एंटीबॉडी में प्योर प्रोटीन कौन सा है, तो एंटीबॉडी होता है दोस्तों। इसका यूज है ब्लड ग्रुप के निर्धारण में। इसका उपयोग है दोस्तों हमारे इम्यून सिस्टम के निर्धारण में। ये प्रतिरोधक क्षमता को बनाते हैं। ठीक है भाई। एंटीबॉडी कहां मिलते हैं? रक्त प्लाज्मा में। और ये भी दो प्रकार के होते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एंटी ए और एक होता है एंटी बी। ठीक है, ये भी दो प्रकार के हैं, एक एंटी ए और एंटी बी। ये विशिष्ट पदार्थों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो फिर आगे चीजें समझना आसान होगी ब्लड ग्रुपिंग के मामले में। एक चीज और एग्जाम में पूछी जाती है बार बार, वो ये है दोस्तों कि ये जो एंटीजन है ना, इस एंटीजन को हम अग्लूटिनोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्लूटिनोजन। एंटीजन, लास्ट में जो जन है ना उसके आधार पर याद रख लेना है। जन से जन को मिला देना तो याद रहेगा। अग्लूटिनोजन किसे कहा जाता है? तो एंटीजन का ही एक अन्य नाम है अग्लूटिनोजन। फिर आप इधर देखिए, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को कहा जाता है दोस्तों अग्लूटिनिन, अग्लूटिनिन्स। ठीक है, अब यहां पर जन नहीं आया है, इधर जन आया है, तो जन से जन मिला देना है। यदि अग्लूटिनोजन एंटीजन है तो डेफिनेटली अग्लूटिनिन एंटीबॉडी का ही दूसरा नाम है। याद रखिए, इतनी आपको याद रख लेनी है। किसके मामले में? इन विशिष्ट पदार्थों के मामले में। अब इसके आधार पर ब्लड ग्रुप को चार भागों में बांटा गया है दोस्तों। चार प्रकार के ब्लड ग्रुप, चार प्रकार के रक्त समूह। ठीक है, चार प्रकार के रक्त समूह कौन कौन से होंगे देखें। सबसे पहले आप यहां लिख दीजिए ब्लड ग्रुप। फिर यहां लिख दीजिए एंटीजन। यदि ये टेबल आपने याद कर ली ना तो गलती होने की संभावना है 0। ठीक है, यहां लिख दीजिए एंटीबॉडी। ठीक है भाई। आपने इस बार का सीटी का एग्जाम देखा होगा, इस तरह की कई चीजें आपसे पूछी गई थी कि कौन सा एंटीजन किसमें पाया जाता है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की। इस तरह के कई क्वेश्चन आए और आरएस में भी बार बार पूछे गए हैं दोस्तों, दूसरे एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए ब्लड ग्रुप तो वही है चार, ए बी, ए बी और ओ। ठीक है भाई। ए ब्लड ग्रुप में जो एंटीजन पाया जाता है ना वो यही है ए। याद रह जाएगा, ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन भी ए ही होता है। बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी होता है। ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए भी होता है और बी भी होता है। फिर ओ में क्या होता है? ओ में एंटीजन होता ही नहीं दोस्तों। नील करना है इसे। क्या करना है? नील। या कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। कोई आपसे पूछ ले कि कौन से ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, ओ ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है दोस्तों। इस बात को याद रखिए। इसीलिए ये यूनिवर्सल डोनर भी है, यानी ओ ब्लड ग्रुप किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है, चाहे ब्लड ग्रुप आपका कोई भी हो। इसीलिए यूनिवर्सल डोनर है कि इसमें एंटीजन है ही नहीं। और यदि वो ओ नेगेटिव है तो उसमें RH एंटीजन भी नहीं है, यानी यूनिवर्सल डोनर यदि कोई है तो ओ नेगेटिव होता है दोस्तों। यदि ऑप्शन में आए कि निम्न में से कौन सा ब्लड ग्रुप जो है यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है और उसमें ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव दोनों लिखे हो ना, तो आपका आंसर ओ नेगेटिव होगा दोस्तों। और यदि ओ केवल अकेला हो तो फिर ओ होगा ही, है ना। ये ध्यान रखिए, ओ नेगेटिव को ही आपको प्रेफरेंस देनी है। फिर देखिए एंटीबॉडी। ए ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी मिलता है दोस्तों एंटी बी। क्या मिलता है? एंटी बी। उल्टा चलेगा। बी ब्लड ग्रुप में एंटी ए, एंटी ए। ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा, नील होगा। और जो हमारा ओ ब्लड ग्रुप है इसमें एंटीबॉडी पाए जाएंगे, एंटी ए और एंटी बी दोनों। ये टेबल ध्यान से देख लीजिए।
एक से यदि याद नहीं रहती है तो एक दो बार लिख के देख लेना मित्रों, फिर आपसे गलती नहीं होगी कभी भी। अब आपसे कोई परिभाषा पूछ ले कि ए ब्लड ग्रुप किसे कहते हैं, तो ऐसा ब्लड ग्रुप जिसमें एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी हो, वो क्या होगा? ब्लड ग्रुप ए। सिमिलरली आपसे कोई पूछ ले कि ए बी ब्लड ग्रुप, तो जिसमें एंटीजन ए और बी हो और कोई भी एंटीबॉडी ना हो, तो वो क्या होगा दोस्तों? ब्लड ग्रुप ए बी। तो यहां आपको इस तरह की चीजों का ध्यान रख लेना है मित्रों। ठीक है भाई, इतनी चीजें समझ में आ गई क्या? एक चीज और देखें, ये जो आपका ओ ब्लड ग्रुप है ना, इसको बोलते हैं सार्वत्रिक दाता। क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक दाता। और इंग्लिश में इसे कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। क्या कहते हैं दोस्तों? यूनिवर्सल डोनर। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कोई भी जो है एंटीजन नहीं पाया जाता, और यदि ओ पॉजिटिव और नेगेटिव में तुलना करनी हो तो ओ नेगेटिव को प्रेफरेंस देनी है आपको। फिर देखिए, जो ए बी है इसको कहा जाता है सार्वत्रिक ग्राही। क्या कहा जाता है दोस्तों? सार्वत्रिक ग्राही। ठीक है ना? यूनिवर्सल रेसिपिएंट, इसे क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है आपका ए बी, और ओ है दोस्तों यूनिवर्सल डोनर। ये बात आपको याद रखनी है। और यहां एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए ये क्या है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों एक चीज और देखें, ये जो आपके कार्ल लैंडस्टीनर थे ना, उन्होंने कार्ल लैंडस्टीनर को कार्ल लैंडस्टीनर को 1930 में रक्त समूहों के वर्गीकरण के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। क्या प्रदान किया गया दोस्तों? नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। किसके लिए? ब्लड ग्रुपिंग की वर्गीकरण के लिए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब भाई ये जो कार्ल लैंडस्टीनर है, इन्होंने आरएच एंटीजन के आधार पर कार्ल लैंडस्टीनर व वीनर नामक वैज्ञानिक ने 1940 में रक्त समूहों को दो भागों में बांटा। रक्त समूहों को दो भागों में बांटा। ठीक है भाई, कौन कौन से भाग थे? एक था पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, और दूसरा था दोस्तों नेगेटिव ब्लड ग्रुप। अब पॉजिटिव उन्होंने किसे कहा? जिसमें आरएच एंटीजन प्रेजेंट था। आरएच एंटीजन जिसमें प्रेजेंट था उसे तो पॉजिटिव कह दिया, और जिसमें आरएच एंटीजन नहीं पाया जाता था उसको उन्होंने दोस्तों नेगेटिव कह दिया। ये ध्यान रखना है। पर ये आरएच एंटीजन चीज क्या है? कहां खोजा गया दोस्तों? रिसस मंकी नाम के एक जीव में, एक बंदर में पहली बार एक एंटीजन की खोज हुई। उसी का नाम आरएच एंटीजन है, जो कि कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने खोजा था। तो आप लिख दीजिए कि आरएच एंटीजन की खोज 1940 में रिसस मंकी में की गई।
ये जो RH आता है, ये रीसस शब्द के ही पहले दो जो है अल्फाबेट है, RH यहीं से निकला है दोस्तों, RH ऐसे रीसस के ये RH यहां से निकाल के इसको RH एंटीजन मान लिया गया। ठीक है, तो इसके आधार पर दुनिया में दो प्रकार से बांट दिया गया। अब एक चीज आप और देखना कि भारत में, यदि आप भारत की बात करो तो भारत में लगभग 80 लगभग 93% लोग पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले हैं और 7% लोग नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले हैं। जबकि दुनिया के संदर्भ में आप देखेंगे तो विश्व में 85% लोग कैसे हैं, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले हैं और 15% लोग नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले हैं। ये बातें दोनों आपको याद रखने स्टेटमेंट के रूप में आ सकती है। और दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जो ब्लड ग्रुप है वो O होता है भाई, ये भी आप ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना सीखने के बाद आप देखें कि एक चीज मैं और आपको बताता हूं, रुधिर वर्ग की वंशानुगति, रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप बीजी की वंशानुगति, यानी ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं। तो दोस्तों एंटीजन और एंटीबॉडी में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की क्षमता यदि किसी में है तो वह एंटीजन में है दोस्तों। आरबीसी पर जो पाए जाने वाले एंटीजन है ना, उनमें वो क्षमता होती है दोस्तों। ठीक है भाई, अब देखिए आप, यदि मैं ए ब्लड ग्रुप का सोचूं, बी का सोचूं, ए बी का सोचूं और ओ का भी सोच लूं, तो इनका आप देखेंगे जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब होता है कि इनकी जीन की संरचना कैसी होगी। जीनोटाइप, उनका आनुवंशिक व्यवहार कैसा होगा। तो आप यहां देखेंगे कि ए में पाया जाता है आई ए या I0। अब ये आई कहां से आया, 2 मिनट बाद हम बात करने वाले हैं। ये आई कहां से आया, 2 मिनट बाद हम बात करेंगे। I बी I0 पाया जाता है बी में। ये मैं दो दो क्यों दिखा रहा हूं, मैंने आपको एक बार बताया होगा कि जो जीन है वो अकेला नहीं रहता, साथ में रहता है, जोड़े में रहता है ना। इनको एलील्स कहा जाता है, ये बातें आपको मैंने बता रखी है शायद, तो ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ ए बी की बात है तो I A और IB, और O की बात है तो I0। ये आपका क्या है दोस्तों, ये जीनोटाइप है, आपको याद रखना है। जो ये आई है ना, ये जीन को प्रदर्शित करने का एक तरीका है, जीन को प्रदर्शित करने का तरीका है। और आई का मतलब होता है आइसो हीमोग्लोटिनिन। क्या होता है दोस्तों, आइसो हीमोग्लूटिनिन। ठीक है भाई, आइसो हीमोग्लूटिनिन जीन को प्रदर्शित करने के लिए आई लिखा जाता है, आई लिखा जाता है। ठीक है, आई का मतलब है आइसो हीमोग्लूटिनिन। ठीक है भाई, तो अब समझ जाना आई का मतलब आइसो हीमोग्लूटिनिन है, ये भी पूछा जा सकता है। तो अब आप समझ गए ना। अब एक चीज देखिए कि ये जीनोटाइप हमें मिल गया है, ए का जीनोटाइप हो गया, बी का हो गया, ए बी का हो गया, ओ का हो गया। इसका फायदा क्या है, फायदा ये है दोस्तों, देखिए यदि मान लीजिए यहां पर एक पिता है जिसका ब्लड ग्रुप O है और यहां एक माता है जिनका ब्लड ग्रुप AB है। यदि हमें यह पता लगाना हो कि इनके बच्चे कैसे पैदा होंगे, उनके संभावित ब्लड ग्रुप क्या हो सकते हैं, या कितने प्रतिशत बच्चे किस ब्लड ग्रुप के पैदा होने की संभावना बनती है अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन जेनेटिक्स। मेंडल ने जेनेटिक्स का पूरा आधार बनाया है, तो उनके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इस बार ग्रेजुएशन लेवल सीटी में भी पूछा गया, एलडीसी में भी पूछा गया, आरएस में भी पहले पूछा जा चुका है, तो आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं धूमधाम से बनती है। तो देखिए ओ को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि मैं ओ को ऐसे लिख सकता हूं,
ये तो आप मानते हो ना। आई मतलब आइसोहीमोग्लूटिनिन, और ओ जो है या जीरो, इसको ओ कह दीजिए, जीरो कह दीजिए, एक ही बात है। इधर देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, आई ए आई बी। इनके संयोग से देखिए कैसे बच्चे पैदा होंगे, आप देखना, अभी आपको आंसर मिलेगा। देखिए, आई ए आई जीरो, आई ए आई बी आई जीरो, आई ए आई जीरो, आई ए आई जीरो। हमने क्रॉस करा दिया। हमने क्या कराया है दोस्तों, इनका क्रॉस करा दिया। अब आप देखिए, ये किसका था भाई, ए ब्लड ग्रुप का, याद आया। ये किसका था, बी ब्लड ग्रुप का। आप देख लीजिए भले पीछे जाके, ये देखिए, ये लिखा हुआ है ना मैंने इधर, ठीक है। जब आपको ये ज्ञात करना हो तो ये वाला फॉलो करना है। जब आपको ज्ञात करने हो ना इस तरह के कि कितने प्रतिशत बच्चे या कौन से ब्लड ग्रुप के बच्चे पैदा होंगे, तो ये वाला यूज करना है, ठीक है भाई। देखें, यहां पर ए ब्लड ग्रुप, यहां बी ब्लड ग्रुप आ गया। यदि ऐसे माता पिता जिनमें एक का ब्लड ग्रुप ओ हो, चाहे वो माँ हो चाहे पिता हो, एक का ब्लड ग्रुप ए बी हो, चाहे वो माँ हो चाहे पिता हो, तो उनके बच्चे ए और बी ब्लड ग्रुप वाले पैदा होंगे। 50% बच्चे तो ए वाले, है ना। 50% बच्चे कैसे होंगे, ए वाले, और 50% बच्चे कैसे होंगे, बी वाले। आप सोच के देखिए, यहां ए बी था, फर्क ही नहीं पड़ा। ये जेनेटिक्स है, ये कमाल होता है। अब आप खुद सोचिए, आप घर में अपने माता पिता का ब्लड ग्रुप पूछकर आप खुद निकाल लेना। यहां मैं कुछ संभावनाएं आपको बताता हूं। देखिए, एक और करके देखते हैं। मान लीजिए माता का ब्लड ग्रुप ए है, पिता का ब्लड ग्रुप बी है, तो इनके संयोग से क्या बन सकता है। देखो दोस्तों, आई ए को मैं कैसे लिख सकता हूं, ऑलरेडी आपको मैंने बता रखा है। मैं ये लिख सकता हूं, आई ए आई जीरो, ऐसे लिख सकता हूं ना। मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, आई बी आई जीरो, ये लिख सकते हैं ना। कन्वेंस हो आप। आगे देखिए, इनका संयोग कराइए तो आप देखेंगे कि आई ए आई बी, इधर आप देखेंगे कि आई ए आई जीरो, फिर आप इधर देखेंगे आई बी आई जीरो, फिर आप इधर देखेंगे आई जीरो आई जीरो। दोस्तों, आप समझने का प्रयास करिए कौन से ब्लड ग्रुप बने हैं। यहां देखिए ए बी बना है, ये ए बी का ही था ना। यहां देखिए क्या बना, ए बना है। यहां क्या बना है दोस्तों, बी, और यहां दोस्तों बना है ओ। यानी यदि माता पिता में से किसी का भी ब्लड ग्रुप ए हो, माता पिता में से किसी का भी ब्लड ग्रुप बी हो, यदि ये मिल जाएं तो ये चारों ब्लड ग्रुप बनने की संभावना रहती है। यानी 25% बच्चे ए बी वाले, 25% बच्चे ए वाले, 25% बच्चे बी वाले, और 25% बच्चे ओ ब्लड ग्रुप के पैदा होंगे। ध्यान रखिए, अकेला कॉम्बिनेशन है जिसमें चारों ब्लड ग्रुप बन सकते हैं। चलिए एक उदाहरण और लेते हैं। मान लीजिए पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है, माता का ब्लड ग्रुप भी ए बी है, तो देखिए इससे कैसे बच्चे पैदा होंगे दोस्तों। अब ए बी को मैं कैसे लिख सकता हूं, आई ए आई बी। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, आई ए आई बी। तो दोस्तों देखिए, आई ए आई ए आई ए आई बी आई बी आई ए आई बी आई बी। अब देखिए दोस्तों क्या बनेगा, कौन सा ब्लड ग्रुप बन सकता है। देखिए यहां बनेगा दोस्तों ए, क्योंकि ये तो ए का था ना। यहां कौन बनेगा, ए बी। यहां कौन बनेगा, ए बी। यहां कौन बनेगा, बी। तो देखिए यहां पर ओ ब्लड ग्रुप कभी पैदा नहीं हो सकता है। यही बात आपको सीखनी है दोस्तों। आप देखिए 25% बच्चे ए वाले हैं, 25% बच्चे बी वाले हैं, और 50% बच्चे ए बी वाले हैं। दोस्तों देखिए, तो ये बात, ये कैसे भी कर सकते हो, आप घर में करके देख लीजिए, कभी गलत नहीं जाएगा, हमेशा सही रहेगा। दोस्तों इस बात को आप ध्यान से देखिए। आप चाहो तो मैं एक और कर लेता हूं, चलिए एक और करके देखते हैं। देखिए, पिता का ब्लड ग्रुप मान लीजिए ओ है, माता का ब्लड ग्रुप मान लीजिए ए है, तो इसमें ओ को मैं आई जीरो लिख सकता हूं, ए को मैं आई ए आई जीरो लिख सकता हूं। ये लिख सकता हूं ना दोस्तों। आगे देखिए कैसे करेंगे, आप इनमें क्रॉस कराइए तो क्या होगा, आई ए आई जीरो। आप देखेंगे आई आई जीरो आई जीरो,
फिर आप यहां देखोगे IA I0, फिर आप यहां देखोगे I0 क्या बना दोस्तों, देखिए ये बना दोस्तों ए, ये क्या बना दोस्तों ओ, ये बना ए और ये ओ। देखिए दोस्तों 50% बच्चे ए वाले और 50% वाले बच्चे ओ वाले। ठीक है भाई, इस तरह से कोई भी ब्लड ग्रुप आप पता लगा सकते हो कि बच्चे किस ब्लड ग्रुप के पैदा होंगे। ठीक है भाई, चलिए अब अपन एक टेबल बनाएंगे जिसमें देखेंगे कि माता पिता का ब्लड ग्रुप, माता पिता ब्लड ग्रुप, पैदा होने वाले बच्चे, पैदा होने वाले बच्चे का संभावित ब्लड ग्रुप, संभावित ब्लड ग्रुप, और पैदा होने वाले बच्चे का, होने वाले बच्चे का असंभव ब्लड ग्रुप। कौन सा ब्लड ग्रुप दोस्तों, असंभव। असंभव का मतलब है कि ये वाला ब्लड ग्रुप तो हो ही नहीं सकता, और वो निकाला कैसे, वो जो तरीका मैंने आपको अभी बताया उसी तरीके से। अब मान लीजिए दोस्तों हमने कराना है ओ का, तो इसमें देखिए हमेशा ओ ही बनेगा, कभी भी ए नहीं बनेगा, कभी भी बी नहीं बनेगा, कभी भी ए भी नहीं बनेगा। तो दोस्तों याद रखिए, करके देख लेना घर में, ये मेथड मैंने समझा दिया है, एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए तो जिंदाबाद है दोस्तों, फिर आपसे गलती होने की संभावना हमेशा ही शून्य बनी रहेगी, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ओ का यदि मैं ए से कर दूं तो दोस्तों ए बन सकता है, ओ बन सकता है, कभी भी बी नहीं बनेगा और ए भी नहीं बनेगा मित्रों। फिर देखिए ओ का यदि मैं बी से कर दूं तो दोस्तों बी बन सकता है, ओ बन सकता है, लेकिन कभी भी ए नहीं बनेगा और ए भी नहीं बनेगा। ध्यान रखना है दोस्तों, यदि मान लीजिए ए और बी का संयोग हो तो दोस्तों ए बन सकता है, बी बन सकता है, ए भी बन सकता है, ओ भी बन सकता है, लेकिन यहां पे नील दिखाना है कि ऐसी कोई संभावना नहीं है जो बनेगी नहीं। ठीक है भाई, आगे देखिए सेम चीज आप अप्लाई करो, तो मान लीजिए ए बी का ए से करो तो ए बन सकता है, बी बन सकता है, ए भी बन सकता है, ओ कभी नहीं बनेगा दोस्तों। फिर यदि आप देखो ए बी का बी से करो तो दोस्तों ए बन सकता है, बी बन सकता है, ए भी बन सकता है, लेकिन ओ कभी नहीं बनेगा। यदि आप दोस्तों देखो ए बी का ए बी से, तो दोस्तों ए बी का ए बी करके देख लेते हैं ना भाई। ए बी का आप देखिए आई ए आई बी, आई ए आई बी, देखिए दोस्तों हाँ इसमें भी तीनों बनेंगे भाई, करने की आवश्यकता नहीं है, आप करके देखना घर, मैं तो बता देता हूं ये बनेंगे, ये कभी नहीं बनेगा। तो आ गया ना दोस्तों, इस तरह से चीजें हमें सीखनी है। अब एक चीज दोस्तों मैं आपको और सिखाना चाहता हूं, वो ये है कि कौन सा व्यक्ति किस समूह को ब्लड दे सकता है। देखिए ये सीख लीजिए भाई, कौन किसे, कौन किसे रक्त आधान कर सकता है, यानी ब्लड डोनेट कर सकता है, रक्त आधान कर सकता है। ठीक है, या कौन किस से ब्लड ले सकता है, कौन किस से रक्त ले सकता है, ये कैसे होगा। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारे पास तो 4 ही ब्लड ग्रुप है, ए बी, ए बी और ओ। अब देखिए रक्त ले सकते हैं, यहां टाइटल बना लो, रक्त ले सकते हैं किस से। देखिए आपको पता है कि एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल डोनर है, तो वो तो सब लिख दीजिए ना, ओ से ले सकता है ये, बी भी ओ से ले सकता है, ए बी भी ओ से ले सकता है, और ओ भी, ये तो डोनर है ना, सबसे ले सकता है। लेकिन आप देखेंगे कि ए जो है ए से ले ही सकता है, बी बी से ले ही सकता है, ए बी से ले ही सकता है, और ओ तो है ही। तो अब देखिए यहां आ गया कि ये लोग किस से रक्त ले सकते हैं, ओ सब में आया है, इसलिए यूनिवर्सल डोनर है। और किसको दे सकते हैं, तो दे सकते हैं, रेसिपिएंट कौन था जो सबका ले सकता है, ए बी, तो लिख दीजिए ना पहले ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, ये रेसिपिएंट है, सबको ले सकता है। आगे देखिए ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ए बी तो है ही है, और ये आपका ओ जो है ओ से ले सकता है। देखिए इस तरह याद रख लीजिए चीजों को कि कौन किससे ब्लड ले सकता है, ए बी और ओ को ध्यान रखेंगे तो आपकी टेबल तैयार हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां एक चीज हमें और सीखनी है,
एक चीज हमें और सीखनी है कि एक रोग होता है यहां पर आरएच फैक्टर से रिलेटेड, जिसका नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस। ब्लास्टोसिस फिटेलिस। क्या होता है दोस्तों? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ये जो रोग है ना, ये बच्चों में होता है जब वो गर्भावस्था में होते हैं, शिशुओं में होता है, कहने का मतलब ये, और आरएच कारक से संबंधित है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आप यही बताइए कि आरएच कारक से संबंधित एक रोग, संबंधित एक रोग, ये याद रह जाएगा क्या? किसमें होता है? नवजातों में, शिशुओं में होता है, बता दीजिए। नवजात शिशुओं में होता है, नवजात शिशुओं में होता है। एक कंडीशन है दोस्तों इस रोग के होने की, माता आरएच नेगेटिव होनी चाहिए, पिता आरएच पॉजिटिव होना चाहिए, ये रोग हो जाएगा दोस्तों। इस रोग में पहली संतान नॉर्मल पैदा होती है, दूसरी संतान मरी हुई पैदा होती है। इसी रोग का नाम इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस है दोस्तों। आपको बताना है कि शर्त यह है, इस रोग की शर्त यह है कि माता नेगेटिव होगी। माता क्या होगी दोस्तों? आरएच नेगेटिव माता का संबंध यदि होता है आरएच पॉजिटिव पिता से, तो उसका जो बच्चा होगा वो आरएच पॉजिटिव होगा। पहला बच्चा नॉर्मल पैदा होगा, लेकिन दूसरा बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। इसी रोग का नाम क्या है दोस्तों? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। कोई पूछ ले आपसे कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस किससे संबंधित रोग है, आपका नाम है रक्त। आपका काम क्या है? रक्त बताना है आपको कि ब्लड से संबंधित है। ब्लड में भी किससे संबंधित है? आरएच कारक से। किससे संबंधित है दोस्तों? आरएच कारक से। शर्त क्या है? मां नेगेटिव होनी चाहिए, आरएच नेगेटिव। और आरएच पॉजिटिव कौन होना चाहिए? पिता। याद रखना, हमेशा इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग में माता आरएच नेगेटिव होगी, पिता आरएच पॉजिटिव होगा। याद रखना, इतनी ही बात याद रखनी है, यहीं से सवाल बन जाएगा, ज्यादा नहीं जानना। मेंस के लिए उत्तर लिख रहे थे तो आपको ज्यादा जानना होता, इसके लिए ज्यादा नहीं जानना, इतना ही जानना है कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस एक रोग है ना। इरिथ्रोसाइट्स किसको कहते हैं? आरबीसी को, है ना। और इरिथ्रोस ब्लास्टोसिस फिटेलिस किससे संबंधित रोग है? आपका रक्त से संबंधित एक रोग है। और आरएच कारक से संबंधित है, ये भी बताइए। नवजात शिशुओं में होता है, पहली संतान नॉर्मल पैदा होती है, पहली संतान नॉर्मल, दूसरी संतान की मृत्यु, दूसरी संतान की मृत्यु। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। एक बार आप देखिए कि यदि जैसे यहां पिता है, यहां माता है, यहां संतान है, यदि हम एक टेबल बनाएं तो आप देखेंगे कि पिता यदि आरएच पॉजिटिव है, माता भी आरएच पॉजिटिव है, तो सारे बच्चे आरएच पॉजिटिव ही होंगे। सारे बच्चे कैसे होंगे दोस्तों? आरएच पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले। ये देखिए, यदि पिता आरएच पॉजिटिव है, और नहीं, यहां देखें, पिता आरएच नेगेटिव है, माता आरएच पॉजिटिव है, तो भी सारे बच्चे कैसे होंगे? पॉजिटिव वाले। यहां पिता आरएच नेगेटिव है, माता भी आरएच नेगेटिव है, तो सारे बच्चे कैसे पैदा होंगे? और आरएच नेगेटिव वाले। ये सब नॉर्मल है। ये कैसे बच्चे हैं भाई दोस्तों? ये सामान्य बच्चे हैं, सामान्य। ये भी क्या है? सामान्य। ये भी क्या है दोस्तों? सामान्य, है ना। तो कोई समस्या नहीं, यहां तक समस्या आएगी कहां? जब पिता आरएच पॉजिटिव हो, माता आरएच नेगेटिव हो, तो बच्चे कैसे पैदा होंगे? आरएच पॉजिटिव। यही इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग है दोस्तों। यहीं पे पहला बच्चा नॉर्मल पैदा होगा, दूसरा बच्चा मारा जाएगा दोस्तों, बेवजह की उसे सजा मिल जाएगी। तो आप देखिए, यहां आप देखेंगे कि ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस हो जाता है। ठीक है भाई, ये याद रखिएगा। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस मेंस की क्लास रही होती तो इसका और डिटेल में आपको देता, लेकिन यहां पर इतनी ही जरूरत है प्रीलिम्स की तैयारी के लिए। ठीक है भाई, ये बात ध्यान रखिएगा। आजकल तो इसका उपचार भी उपलब्ध है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, एक चीज मैं और बता देता हूं आपको। यदि आप ऊंचाई वाले एरिया में जाते हैं ना, तो आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। उस समय आरबीसी जो है अपनी संख्या बढ़ाती है,
क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। और दूसरा प्रभाव होता है अपना आकार बढ़ा लेती है ताकि उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन समा जाए हीमोग्लोबिन में, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना है कि कभी कोई आपसे पूछे कि जब आप पहाड़ों पर जाते हैं, तो आरबीसी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपका आंसर ये होगा दोस्तों कि आरबीसी अपनी संख्या बढ़ा लेती है, ठीक है? पहला प्रभाव तो यही है। लेकिन दूसरा प्रभाव भी होता है कि आरबीसी अपने आकार में वृद्धि कर लेती है, तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ दोस्तों आपकी जो ब्लड ग्रुप वाली पूरी क्लास है समाप्त होती है। अच्छे से तैयारी करिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों एक चीज़ और मैं आपसे बताना चाह रहा था कि ये जो अपनी किताब है, ये संजीव से आपका सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बुक आ रही है। काफ़ी अच्छी चल रही है। मैं आपको भी इस बुक को खरीदने के लिए कहूँगा कि आप इस बुक को देखिए और खरीदेंगे नहीं तो कम से कम बुक स्टॉल पे जाके जहाँ पे भी आप रहने वाले हैं, बुक स्टॉल पे जाके इसके पन्ने तो पलट के देखिए, कितनी कमाल की बुक है। आप देखेंगे कि आरएस मेंस को 85% कवर किया इसने, जबकि ये मैंने लिखी प्रीलिम्स के लिए थी। फिर आप देखिए एलडीसी का जो एग्जाम हुआ, एलडीसी के एग्जाम में 42 क्वेश्चन में से 39 क्वेश्चन इस बुक से आए थे दोस्तों। इसके अलावा ग्रेजुएशन लेवल सीटी और आपका +2 वाली सीटी दोनों में कंप्लीट कवर किया इस बुक ने। कुछ-कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर थे जो यहां से नहीं आए हैं, बाकी 95% कवरेज है इस बुक का। आप अच्छे से पढ़िए दोस्तों, बहुत शानदार बुक है, ठीक है? तो मैं सुझाव देता हूं आप सबको कि यदि आपको साइंस टेक अच्छे से तैयार करनी है, तो साइंस टेक के लिए आप नोट्स के रूप में इस बुक को हमेशा अपने पास रखिए। हर चीज का उत्तर इस बुक में देने का प्रयास किया गया है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। संजीव प्रकाशन से है, मेरे नाम से मिलती है। किसी भी बुक स्टॉल पे आप खरीदेंगे संजीव की साइंस एंड टेक की बुक, डॉक्टर श्याम जहांगीर वाली बुक, तो भी आपको हर जगह उपलब्ध हो जाएगी दोस्तों। और यदि आप जयपुर में नहीं रहते हैं या किसी ऐसे शहर में नहीं रहते हैं जहां पर ये नहीं मिल रही, मान लो मिल रही है और जहां आप हैं वहां उपलब्ध नहीं है, तो ऑनलाइन जो है मेरे चैनल पे ऑनलाइन इसका एक लिंक है, वहां से आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। पायल बुक हाउस से आप इसे ऑर्डर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।